वेलकम टू एसपी सेल्फ स्टडी। एसपी सेल्फ स्टडी। आज हम फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर चलते हैं 2020 के। अरे आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जैसे कि आने वाली और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना बसाठी दिवेना योजना आरंभ की है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना बसाठी दिवेना योजना आरंभ की है। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी द्वारा कॉलेज व डिग्री स्तर पर पढ़ रहे गरीब छात्रों के लिए योजना आरंभ की गई। इसके तहत छात्रों को न केवल वित्तीय सहायता दी जाएगी बल्कि उनके खर्च के लिए सरकारी हॉस्टल कैंटीन का खर्चा भी सरकार उठाएगी। इस योजना में ITI, पॉलिटेक्निक और डिग्री पर पढ़ने वाले छात्र भी शामिल होंगे। मतलब कि कहने का मतलब है जो जगन्ना बसाठी दिवेना योजना है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी ने गरीब छात्रों के लिए यह योजना प्रारंभ की। और इस योजना में उनके जो कैंटीन का खर्चा है, हॉस्टल का खर्चा है, वो भी सरकार उठाएगी। और इस योजना में ITI, पॉलिटेक्निक और डिग्री पर पढ़ रहे छात्र भी शामिल होंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अब इसकी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है इसका और राइट आंसर ऑप्शन सी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम हमारी बहुभाषी विरासत में उत्सव मनाया गया। इसकी घोषणा 17 नवंबर 1999 को की गई और यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसे 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता दी थी। बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा कब की गई? तो यह दोस्तों 17 नवंबर 1999 को की गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति यूविन मिंत के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? अब यह है दोस्तों, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, म्यांमार के राष्ट्रपति यूविन मिंत के साथ। बढ़ते हैं अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने म्यांमार के राष्ट्रपति मिंत ने हैदराबाद हाउस में वार्ता की तथा दोनों देशों के बीच 10 करार किए। अधिकतर समझौतों में म्यांमार में खासकर संघर्ष प्रभावित रखाइने प्रांत में भारत की सहायता के तहत चल रही विकास योजना पर ध्यान दिया। मतलब कि कहने का मतलब है इनका, श्री नरेंद्र मोदी जी और म्यांमार के राष्ट्रपति यूविन मिंत ने हैदराबाद हाउस में वार्तालाप की तथा दोनों देशों के बीच 10 करार किए और ज़्यादातर म्यांमार में रखाइन प्रांत में भारत की सहायता के तहत चल रही योजनाओं पर, विकास योजना पर ध्यान दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, 1480 करोड़ बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस मंत्री की, वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? अपने बजट भाषण के दौरान रखा। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की 4 साल की अवधि 2020 से 21-23-24 तक कार्यान्वित किया जाएगा, जिसकी अनुमति लगभग 1480 करोड़ रुपए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस देश में पहली बार आयोजित किया जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में किया। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं एक्सप्लेन से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल एवं शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को खेल एवं शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि
खेलो इंडिया अभियान खेल के प्रति रुचि को बढ़ावा देने और देश के प्रति कोने से युवा प्रतिभाओं की पहचान करने में एक अहम भूमिका निभाई है। यह भारत में यूनिवर्सिटी स्तर पर सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। भारत में यूनिवर्सिटी स्तर पर सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन में केंद्र भी उड़ीसा सरकार का सहयोग कर रही है। इन खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा तथा प्रत्येक चुने गए खिलाड़ी को 8 वर्षों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन सी, जावेद अशरफ जी को। जावेद अशरफ जी को फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वे 1991 बैच के भारतीय विदेश अधिकारी हैं। इस उत्तरदायित्व के पूर्व से वे सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त थे। जावेद अशरफ जी हैं जो विनय मोहन क्वात्रा की जगह ले रहे हैं। पहले विनय मोहन क्वात्रा जी ये फ्रांस में भारत के राजदूत थे और सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को देखते हुए फैसला लिया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नेपाल में भारत का राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? अब इसके राइट आंसर इसमें दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को समाप्त करने के लिए एक खास अभियान चलाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में थाई मांगुर मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की है। ये थाई मांगुर मछली पर बिक्री पर प्रतिबंध महाराष्ट्र सरकार ने लगा दिया है। इस मछली के उत्पादन बिक्री पर इसलिए रोक लगाई जा रही है क्योंकि मत्स्य विभाग ने कहा है थाई मांगुर का उत्पादन स्वच्छ स्थितियों में नहीं होता है। इसके सेवन से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस देश में 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिंग क्वांग डुक का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए, वियतनाम देश में 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिंग क्वांग डुक का हाल ही में निधन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। बौद्ध भिक्षु डिक क्वांग वर्ष 2003 से वियतनाम सरकार द्वारा नज़रबंद है। इनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने असंतुष्ट भिक्षु के रूप में माना जाता है। इन्हें एक असंतुष्ट भिक्षु के रूप में जाना जाता है। थिक क्वांग डुक को कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा चुका है। थुक ने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को पैरवी करते हुए बिताया। नोबेल शांति पुरस्कार किस बौद्ध भिक्षु को दिया गया? तो ये दोस्तों थिक क्वांग डुक को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ये दोस्तों ऑप्शन बी, इंग्लैंड की वायुसेना के साथ इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना और इंग्लैंड की वायुसेना रॉयल एयरफोर्स के मध्य, इंग्लैंड की वायुसेना का क्या नाम है? रॉयल एयरफोर्स के मध्य इंद्रधनुष नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है।
इंग्लैंड की वायुसेना रॉयल एयरफोर्स के मध्य इंद्रधनुष नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। भारत की ओर से इसमें सुखोई 30, भारत की ओर से जो विमान है उसका नाम सुखोई 30 है और ग्लोब मास्टर जैसे विमानों को भी शामिल किया गया है। दूसरी ओर मतलब कि इंग्लैंड की तरफ रॉयल एयरफोर्स द्वारा, ये इंग्लैंड की एयरफोर्स का नाम है, और रोयो फाइटर टाइफून को भी शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मलेशिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने उनका हाल ही में इस्तीफा दे दिया? ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। दोस्तों, महातिर मोहम्मद जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था फरवरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ इसके एक्सप्लेन में। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महातिर मोहम्मद 10 मई 2008 को पीएम बने थे। 94 वर्षीय महातिर ने उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा सरकार गिराने की कोशिशों के लिए बाद ये फैसला लिया। वे विश्व में सबसे उम्रदराज नेता हैं। मलेशिया में पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक स्थिरता चल रही थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भारत वर्ग के फाइनल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? ये इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक बिल्कुल करेक्ट है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन प्रतियोगिता में 27 साल बाद, कितने साल बाद, ग्रीको रोमन प्रतियोगिता में 27 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान के अजत सालिदिनोव को 5 से हराकर यह खिताब जीता। 5 से 0 हराकर यह खिताब जीता। भारत को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 1993 के बाद पहली स्वर्ण पदक मिला है। सुनील कुमार से पहले ये कारनामा पहलवान पप्पू यादव ने किया था। पहले पप्पू यादव जो कि रह चुके हैं, पहले पप्पू यादव जी ने यह स्वर्ण पदक जीता था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। ग्रीक रोमन प्रतियोगिता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया? अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। बढ़ते हैं अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए। अशरफ गनी दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अफगानिस्तान के चुनाव आयोग के अनुसार अशरफ गनी ने बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार 50.64% वोट हासिल किए। इस चुनाव में अशरफ गनी के सामने अब्दुल्ला खड़े थे, जिन्हें महज 3952% वोट मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो है दोस्तों ऑप्शन बी, 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसके एक्सप्लेन की तरफ। बजट का आकार पिछले साल के बजट से 33,159 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में नई योजनाओं के लिए 10,667.87 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि अयोध्या हवाई अड्डे के लिए 500 करोड़, जबकि
अयोध्या हवाई अड्डे के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। तुलसी स्मारक भवन के नवीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तुलसी स्मारक भवन के लिए नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था बजट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया? तो इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में 600 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भूमि और समुद्र में हमलों को नाकाम करने की सेना की क्षमता बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए। यह सम्मान सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों के वोटों के आधार पर मिला है। इस पुरस्कार के लिए सचिन तेंदुलकर समेत विश्व भर में 20 दावेदार नामित हुए हैं। उन सभी को पछाड़ते हुए सचिन तेंदुलकर ने यह अवार्ड अपने नाम कर लिया। विश्व भर में कितने दावेदार नामित हुए हैं? विश्व भर में 20 दावेदार नामित हुए हैं। बर्लिन में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्टिंग अवार्ड 2000 के विजेता बनने की घोषणा की। बर्लिन में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2020 विजेता बनने की घोषणा की। यह अवार्ड पहली बार 25 मई 2020 को दिए गए थे। कब दिए गए थे? यह अवार्ड पहली बार 25 मई 2000 को दिए गए थे। इसमें 13 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। क्योंकि जो अवार्ड दिया गया है यह 13 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं और यह अवार्ड पहली बार 25 मई 2000 को दिए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की है कि उसने नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन हेतु कितने अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी 4 बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब इनके बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा। नासा ने चार आगामी मिशनों का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से 2 मिशनों को शुक्र ग्रह, इनमें से 4 मिशन जो 4 आगामी मिशन है उनमें 2 मिशनों को शुक्र ग्रह और एक मिशन का प्रस्ताव बृहस्पति के उपग्रह आयो लो और वरुण के उपग्रह ट्राइटन परमा के परीक्षण हेतु रखा है। और बृहस्पति का जो उपग्रह क्या नाम है? उपग्रह का नाम आयो है और वरुण के उपग्रह का नाम ट्राइटन है। और इन मिशनों का अंतिम चयन जो मिशन है, इन अंतिम चयन 2021 में किया जाएगा। नासा द्वारा प्रस्तावित इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह पर उपस्थित नोबेल गैसों, इसके रासायनिक संगठन, इमेजिंग प्लस और वायुमंडलीय सर्वेक्षण करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 17वां क्वेश्चन है ये हमारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा।
इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम IRCTC कर रही है और यह ट्रेन वाराणसी से इंदौर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंगों काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर इंदौर के निकट है ये, और महाकालेश्वर उज्जैन को जोड़ेगी। महाकालेश्वर उज्जैन में है और ये इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा। 3 दिन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। ऑप्शन 18 का ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी ने इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। राज्य में 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश राज्य में 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह पुलिस स्टेशन 24 घंटे कार्य करेंगे। दिशा कंट्रोल रूम भी 24 घंटे काम करेंगे। इसके लिए 52 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन देशों के नुकसान का कारण है? अब ये ऑप्शन 490 मिलियन कार्य के नुकसान का कारण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी भारत। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक साल 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। लगभग 10 लाख करोड़ लोगों की मौत हो रही है। 10 लाख लोगों की मौत हो रही, सॉरी करोड़ की नहीं, 10 लाख लोगों की मौत हो रही है। यह बताया कि प्रदूषण के कारण चीन को सालाना 64 लाख करोड़, अमेरिका को 42 लाख करोड़ और भारत को 10.7 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगभग सबसे ज़्यादा चीन को हो रहा है और चीन और अमेरिका के बाद भारत इस नुकसान का सामना कर रहा है। तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब वो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हरियाणा बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब हरियाणा के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने बताया कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए और राष्ट्रमंडल खेलों में यही पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 13 फरवरी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है रेडियो और विविधता, रेडियो सबसे सुलभ मीडिया है। ये दोस्तों 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब 22वां क्वेश्चन है हमारा ये, सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ONGC
ONGC सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनी है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और NTPC सार्वजनिक सब उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 की 3 टॉप कंपनियां हैं। और इनका कुल लाभ क्रमशः 15.3% और 9.68% और 6.73%, जबकि एयर इंडिया, BSNL और MTNL को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसे हुआ है? एयर इंडिया, BSNL, MTNL को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। और इनका कुल लाभ क्रमशः कितना है? 15.3% और 6.8%, 6.3% है। ये 2018-19 की टॉप कंपनियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है ये क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों वित्त सचिव, ऑप्शन बी, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ₹1 के नोट को नए सुरक्षा फीचर के साथ जल्द बाजार में पेश करने की घोषणा की है। इस नोट पर सबसे ऊपर में हिंदी में भारत सरकार लिखा होगा। इस पर वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती के हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर होंगे। इस नोट पर ₹1 के सिक्के के प्रतीक चिन्ह होगा, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा होगा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। ₹1 के नए नोट को नए सुरक्षा फीचर के साथ जल्द बाजार में पेश करने की घोषणा की है, केंद्र सरकार ने की है। इस नोट पर सबसे ऊपर में हिंदी में भारत सरकार लिखा होगा। और वित्त सचिव कौन है? अतनु चक्रवर्ती। वित्त सचिव हमारे कौन है? अतनु चक्रवर्ती। और हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर होंगे। और ₹1 के सिक्के का प्रतीक चिन्ह होगा, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा होगा। ₹1 के जो नया नोट आ रहा है उस पर। और वित्त सचिव कौन है हमारे? अतनु चक्रवर्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब 24वां क्वेश्चन है हमारा। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, 13 फरवरी बिल्कुल करेक्ट है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में उनकी 141वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। ब्रिटिश सरकार ने साल 1928 में भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया था। सरोजिनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को हुआ। इनकी थोड़ा पढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके अवसर पर? सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर। वर्ष 2020 में सरोजिनी नायडू जी की 141वीं जयंती मनाई गई। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जी को जाना जाता है। नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ये सरोजिनी नायडू जी थी। ब्रिटिश सरकार ने साल 1928 में भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम से प्रभावित होने पर उन्हें केसर-ए-हिंद सम्मानित किया था। किसने किया था? प्लेग महामारी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद नाम से सम्मानित किया था। और इनका निधन 2 मार्च 1949 को हो गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब भारत और इंग्लैंड के बीच किस नाम से 13 फरवरी 2020 से संयुक्त युद्धाभ्यास आरंभ किया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी, अजय बैरियर बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
भारत और इंग्लैंड के मध्य 13 फरवरी से संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वैरियर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस अभ्यास का आयोजन वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस अभ्यास में 120 सैनिक हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास का आयोजन सेलिसबरी प्लेन्स में किया गया। इसके भारत और इंग्लैंड के मध्य 13 फरवरी से संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वैरियर का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का आयोजन वर्ष 2005 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2005 से किया जा रहा है। इस अभ्यास में 120 सैनिक हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास का आयोजन सेलिसबरी प्लेन्स में किया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, 26वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया? दलहन दिवस दोस्तों ऑप्शन सी 10 फरवरी को मनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व दलहन दिवस को वैश्विक भोजन के रूप में दालों के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिन चने, सूखी बीन्स दाल, सूखी मटर, लुपिन और अन्य दालों के महत्व के बारे में बताया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व दलहन दिवस को वैश्विक भोजन के रूप में दालों के महत्व को पहचानने के लिए किया जाता है। ये दालों के लिए पहचान किया जाता है। इस दिन चना, सूखी भैंसें, जितनी भी दालें हैं उन सभी के महत्व के बारे में बताया जाता है 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एफआईसी द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है? अब इसके 27वां क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसका राइट आंसर लाल रेमसियामी को चुना गया है। पढ़ते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा, पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। भारत की महिला हॉकी टीम में फॉरवर्ड प्लेयर लाल रेमसियामी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच द्वारा वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया। भारत की 19 वर्ष की स्ट्राइकर लाल रेमसियामी ने अर्जेंटीना की जूलियंटा जुकनामा और नीदरलैंड की फेडरिक माटला को हराया, जो दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। लाल रेमसियामी को राष्ट्रीय संघों से 47.7%, मीडिया से राष्ट्रीय संघों से 47.7% और मीडिया से 28.4% और प्रशंसकों खिलाड़ियों से 36.4% वोट मिले। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत की पहली महिला हॉकी टीम में फॉरवर्ड प्लेयर लाल रेमसियामी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया। भारत की 19 वर्ष की स्ट्राइकर लाल रेमसियामी ने अर्जेंटीना की जूलियटा जुकनास और नीदरलैंड की फेडरिक माटला को हराया, जो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। लाल रेमसियामी को राष्ट्रीय संघों से 47.7% और मीडिया से 28.5% और प्रशंसकों और खिलाड़ियों से 36.4% वोट मिले। अब बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं? अकोंगुआ ये दक्षिण अमेरिका में है, अकोंकागुआ। तो दोस्तों ऑप्शन बी काम्या कार्तिकेयन बिल्कुल करेक्ट है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। भारत की 12 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। इससे पहले अगस्त 2019 में उन्होंने माउंट में तो कांगरी 2 पर चढ़ाई की थी। वे वर्ष 2021 तक एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करना चाहती थीं, जिसके तहत दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करनी पड़ती है। अब पढ़ते हैं। भारत की 12 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। इससे पहले इन्होंने अगस्त में 2019 में माउंट मेंतोक कांगरी 2 पर चढ़ाई की। वे वर्ष 2021 तक एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम का पूरा करना चाहती हैं, जिसके तहत दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करनी पड़ती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, 29वें क्वेश्चन की तरफ। उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? आइए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, SS वासन, बिल्कुल करेक्ट है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक SS वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों की एक टीम एक हाई सिक्योरिटी लैब में कोरोना वायरस के उपचार के लिए वैक्सीन तैयार कर रही है। प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक SS वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों की एक टीम का एक हाई सिक्योरिटी लैब में कोरोना वायरस के उपचार के लिए वैक्सीन तैयार कर रहा है। और अब तो खैर रूस ने वैक्सीन तैयार कर ली है अभी। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है, रूस ने कर दिया है। अब 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन डी, मुंबई में किया गया। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इस सम्मेलन में सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवा प्रदान के लिए संचार प्रौद्योगिकी को समन्वित करना है। इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत करना है। इस सम्मेलन में सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी को समन्वित प्रयोग करना है। इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंधों को मजबूत करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किन संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। और DRDO की होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र के आयोजन की घोषणा की है। इसरो ने इस कार्यक्रम को 2019 में लॉन्च किया तथा इस कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़ी दूसरी तकनीकी की जानकारी दी जाती है।
इस वर्ष भारत में यह कार्यक्रम 21 मई से 22 मई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब है इनका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम युवा के दूसरे के आयोजन की घोषणा कर दी है। और इस कार्यक्रम को 2019 में लॉन्च किया गया था। और इस कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र को अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़ी तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है। और भारतवर्ष में यह कार्यक्रम 11 मई से 22 मई 2020 के बीच आयोजित किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, ये मोस्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यह है 32 में का राइट आंसर ऑप्शन ए, जयपुर, बिल्कुल करेक्ट है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का सर्टिफिकेट दिया गया। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यूनेस्को ने पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का औपचारिक प्रमाण पत्र सौंप दिया है। यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले ने यह प्रमाण पत्र प्रदान किया। जयपुर शहर की स्थापना साल 1797 में राजा जयसिंह ने की थी। यह शहर अपनी स्थापत्य कला के कारण पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र है। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? यह 1727 ईस्वी में हुई थी, राजा जयसिंह ने की थी। 1727 में राजा जयसिंह ने की थी। और यूनेस्को ने पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का औपचारिक प्रमाण पत्र सौंप दिया। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने यह प्रमाण प्रदान किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में कितने नंबर पर पहुंच गया? ये हमारा 33वां क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 40, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जानकारी अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की रिपोर्ट में दी गई है। इस सूचकांक में दुनिया की 53 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन किया जाता है। पिछले साल भारत 50 देशों की इस सूची में 36वें स्थान पर था। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की रिपोर्ट में दी गई है। यह जानकारी जो है अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर में दी गई। इस सूचकांक में दुनिया की 53 अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन किया जाता है। बौद्धिक संपदा परिवेश का आकलन किया जाता है। पिछले साल भारत 50 देशों की इस सूची में 36वें स्थान पर था। अब भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? यह दोस्तों वदावन, महाराष्ट्र में देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र स्थित वदावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। यह बंदरगाह बड़े से बड़े जहाज को रखने में सहायक होगा। इस परियोजना पर लगभग 5,544 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वदावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र स्थित वदावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए बौद्धिक मंजूरी दी।
यह बंदरगाह बड़े से बड़े जहाज को रखने में सहायता करेगा। इस परियोजना पर लगभग 5,544 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। वरावन बंदरगाह के विकास के बाद भारत दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 35वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति करवा अभियान को शुरू किया है? 35वां क्वेश्चन है हमारा। 35वां क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। बिल्कुल करेक्ट है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य बाल तस्करी, जबरन श्रम और बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों को निपटाने हेतु निवारक प्रक्रियाओं के बारे में लोगों को जागरूक प्रसार करना है। इसका यह मुख्य उद्देश्य है, बाल तस्करी, जबरन श्रम और बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों के हेतु निवारक प्रक्रियाओं के बारे में लोगों को जागरूक प्रसार करना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में राजस्थान को मानव तस्करी के मामले 6ठे स्थान पर रखा गया। इस अभियान का नेतृत्व कैलाश स्थापित चिल्ड्रन फाउंडेशन राजस्थान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा एसपी सेल्फ स्टडी में। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों रोजगार प्रदाताओं को निवारण करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया। तो ये दोस्तों 36 में का राइट आंसर ऑप्शन बी, संतुष्ट पोर्टल बिल्कुल करेक्ट है। अब इनके बारे में, पोर्टल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायत का निवारण करने के लिए संतुष्ट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। संतुष्ट पोर्टल बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया? है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। 37 में का राइट आंसर ऑप्शन सी, के पराशरन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई। अयोध्या में जय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई है। रामलीला पक्ष की वकालत करने वाले वरिष्ठ वकील के पराशरन को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का क्या नाम रखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, केरल
बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। केरल सरकार ने कोरोना वायरस की 3 मामलों की पुष्टि करने के बाद राजकीय आपदा की घोषणा की। जब केरल में 3 मामले हो गए तब वो केरल सरकार ने राज्य में राजकीय आपदा की घोषणा कर दी थी। ये भी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ने के लायक। और ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। तो दोस्तों यूएई में मिला है। यूएई में मिला है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे यह छुटकर कहीं जा नहीं सकता 100%। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी और दुबई के साथ लगने वाली सीमा पर पास 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का पता चला है। जेबेल अली गैस क्षेत्र की खोज से संयुक्त अरब अमीरात प्राकृतिक गैस के मामलों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगले 50 वर्षों के अपने विकास कार्यक्रम के अनुरूप विकास परियोजना के अगले चरण की तैयारी कर सकेगा। यह गैस क्षेत्र 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह और संयुक्त अरब अमीरात में प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी खोज है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूएई में मिला है जो कि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये आप पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सोच करके बताइए ज़रूर। इसका राइट आंसर दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वर्ष 1988 के आईएएस अधिकारी क्वात्रा को सेवानिवृत्त हो रहे मनजीव सिंह पुरी के स्थान पर नियुक्त किया गया। पहले कौन थे? पहले मंजीव सिंह पुरी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पहले नेपाल में भारत का अगला राजदूत मंजीव सिंह पुरी थे। और विदेश मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में क्वात्रा फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वे जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी 100% आ सकता है ये क्वेश्चन परीक्षा में, तो याद करने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन बी 3.337 लाख करोड़, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस बार रक्षा बजट में करीब 6% में बढ़ोतरी की गई। अब यह 3.37 लाख करोड़ हो गया है। हालांकि पिछले साल यह 3.3 लाख करोड़ हो गया। हालांकि पिछले साल यह 3.18 लाख था। रक्षा क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशन को जोड़कर यह 4 लाख करोड़ हो गया। बजट में देश की सुरक्षा बलों को दी जाने वाली सुविधाओं में इजाफा करने की बात भी की गई है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो हमारे लिए भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय बास्केटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हो गया? भारतीय बास्केटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों मैथ्यू सत्यबाबू ये पूर्व भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान थे ये। अब बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं।
मैथ्यू सत्यबाबू ने साल 1967 में दक्षिण कोरिया के सियोल, साल 1969 में बैंकॉक और साल 1970 में मनीला में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे 79 वर्ष के थे। बास्केटबॉल के एक टीम खेला है। इसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी 2 टीमें में होते हैं। यह एक बास्केटबॉल एक टीम खेल है, मतलब टीम में खेला जाता है ये खेल जो है, तथा 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क का बोर्ड का चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये हमारा 44वां क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए एम अजीत कुमार, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अब इनके बारे में। एम अजीत कुमार वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य हैं। एम अजीत कुमार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य हैं। CBIC अध्यक्ष के पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, मतलब कि GST राजस्व को बढ़ावा देने की चुनौती है। वे 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अजीत कुमार जी ने प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के ये सदस्य हैं। CBIC अध्यक्ष के पास ये GST राजस्व को बढ़ावा देने की चुनौती है और ये 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत तो राजस्व विभाग का हिस्सा है। इसका मुख्यालय CBSE के मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है दोस्तों, ऑप्शन सी क्रिस्टीन सिंक्लेयर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कनाडा की महिला फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टीन सिंक्लेयर विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी है। हाल ही में उन्होंने अपने कैरियर का 185वां गोल किया जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा किए गए सबसे अधिक गोल हैं। उन्होंने अमेरिका में फुटबॉलर एबी वार्म्स के 184 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा। इस रिकॉर्ड में महिला और पुरुष दोनों वर्ग शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 46वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दिन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई? कल्पना चावला जी अंतरिक्ष। बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी 1 फरवरी, बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आने वाली परीक्षाओं के लिए। अब इसका बारे में पढ़ते हैं थोड़ी। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को 1 फरवरी 2020 को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उनकी मौत वर्ष 2030 में कोलंबिया स्पेस शटल हादसे में हुई थी। यह शटल पृथ्वी के वातावरण में वापस करने के दौरान टेक्सास के ऊपर विघटित हो गया था। तब हमारी जो पहले अंतरिक्ष महिला है उनका निधन हो गया। हरियाणा के करनाल में 1 जुलाई 1961 में जन्मी चावला साल 1997 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। इस उपलब्धि के साथ ही वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दूसरी
भारतीय बनी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस देश के साथ किया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों ऑप्शन सी बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच युद्धाभ्यास किया गया था। इस अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच अंतर संचालन सहयोग के पक्षों के मजबूत का व्यापक करना है। यह है 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच यह आयोजन हुआ था, संप्रीति युद्धाभ्यास हुआ था तथा यह अभ्यास मेघालय में किया गया था। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच अंतर संचालन सहयोग के पक्षों को मजबूत और व्यापक बनाना था। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। 48वां क्वेश्चन है हमारा। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में खेल बजट के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? ये हमारा 48वां क्वेश्चन है। जरा सोच करके बताइएगा जरा। 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 2826.92 करोड़ रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वर्ष 2020-21 के बजट में खेल के लिए निर्धारित किए जाने वाले बजट में बढ़ोतरी की है। सरकार ने 2826.92 करोड़ रुपये खेल बजट के लिए निर्धारित किया। इसमें पिछले साल मुकाबले 50 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आम बजट 2020 के तहत कितनी वार्षिक आय तक इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया है? तो दोस्तों 49वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 5 लाख रुपए बिल्कुल करेक्ट है। ₹5 लाख बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2020 में 5 लाख रुपए की आर्थिक बजट की छूट की घोषणा की गई है था। इसके अतिरिक्त 5 से 7.5 लाख की वार्षिक आय पर 10% आयकर, 10 से 12% की आर्थिक आय पर 20% की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 लोकसभा में प्रश्न 50 है। लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्य हेतु कितना बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 5,958 करोड़ रुपए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% परीक्षा में आने के चांस है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और विकास हेतु विशेष कदम उठा रही है। हाल ही में गठित राज्य समूह के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्ताव है। सरकार की ओर से 5,958 करोड़ रुपये का बजट की घोषणा किया गया है। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या केंद्र सरकार जम्मू से भी बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।